आपने हिस्ट्री में अभी तक कुछ भी नहीं करा है और आपको हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 नंबर चाहिए, तो बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको चैप्टर हर एक लाइन वाइज लाइन रट जाएगा और आपकी हिस्ट्री में 20 में से 20 नंबर पक्का आएंगे। तो चलो सबसे पहले हम प्रो टिप देखते हैं। हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को थरली रीड करना है। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस उठ कर आते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर लाइन का क्या मतलब है हर पैराग्राफ के अंदर, और एक एक लाइन को तुम्हें अच्छे से समझना है, याद करना है, और अगर याद नहीं कर सकते हो तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके खुद को पढ़ाओ, जिससे तुम पेपर में जाके क्वेश्चन देख के उसको रिलेट करके लिख सको। PYQs करने हैं। ये क्वेश्चन जो मैं लाई हूँ ये पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, पर तुम्हें फिर भी 2-4 सैम्पल पेपर जरूर कर लेने हैं, जिससे तुम्हें मदद रहेगी आंसर्स लिखने में, तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी। अगर तुम्हें पक्का पक्का 20 नंबर चाहिए ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी आंसर्स मैं तुम्हें आगे जाके देने वाली हूँ ना, उन सबको अच्छे से लर्न कर लेना, और अगर लर्न नहीं कर सकते तो जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझ लेना। अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 आपको देंगे। अगले एक हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और ज्योग्राफी के भी आने वाली वीडियोस में आंसर आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरू। तुम्हारी बुक के फर्स्ट पेज पर एक बहुत बड़ी सी पिक्चर है जिसकी बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, ये उसी फोटो का क्वेश्चन है। चलो मैं तुम्हें हिंदी में समझा रही हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करना समझने के बाद और सबको अच्छे से पढ़ लेना और बोल बोल के पढ़ना, जिससे तुम्हें समझ आएगा और तुम आराम से आंसर लिख पाओगे। 1848 में फ्रेडरिक सोरू एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, जो कि उसने प्रिपेयर करी थी एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स की सीरीज उसने करी थी, जिसके अंदर उसने एक ऐसा दुनिया सोची थी जो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो, जिसके अंदर सबको इक्वल राइट्स दिए हों। फर्स्ट बनाया कि यूरोप और अमेरिका के जो औरत और आदमी है, सारी ही एजेस के, सारे सोशल क्लासेस के, वो सारे के सारे एक लॉन्ग ट्रेन में, अब तुम्हें ये ना वर्ड्स याद करने हैं कि यूरोप एंड अमेरिका के मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन। तो तुम ये नहीं लिख सकते मार्चिंग इन लॉन्ग लाइन, ट्रेन लिखा है तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का जो टीचर है वो तुम्हें यही वर्ड्स के बेसिस पे जज करेगा। In long train offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Homage is respect. आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसको वो अपनी एक तरीके से माता मानते हैं या भगवान मानते हैं, उनको अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं पास थ्रू उनके, जब वो पास से निकल रहे हैं उनके, जैसे कि कोई मूर्ति है उसके पास से निकल रहे हैं तो उसको थैंक यू या रिस्पेक्ट देके हम उसके साइड से निकल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज होल्डिंग अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। एक हाथ में उन्होंने टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन पकड़ा हुआ है, जिसके अंदर सभी आदमियों के राइट्स लिखे हुए हैं, और ये पूरी इसके अंदर उन्होंने पेंटिंग या स्टैचू को डिस्क्राइब करा है। अर्थ के ऊपर वो पड़े हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अभी जो वर्ड है ना एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, इसको तुम याद रख लो, क्योंकि तुम ये नहीं लिख सकते कि राजा के खानदान का घर सामान या उसके पूरे महल का सामान पड़ा हुआ था। तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि सिंबल्स एंड एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस उधर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। अब फोर्थ पॉइंट में यूटोपियन विजन में उन्होंने दिखाया है कि लोग अलग अलग नेशन से डिस्टिंक्ट है। मतलब तुम अगर रिपब्लिक डे पे परेड देखते होगे तो तुम्हें पता चलता है ना कि स्टेट्स के अलग अलग लोग अलग अलग डांस करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। उसी तरीके से यहाँ के लोगों ने फ्लैग्स पकड़े हैं, नेशन की कॉस्ट्यूम पहनी है, जिसकी वजह से वो लोग अलग अलग नेशंस के डिस्क्राइब हो रहे हैं। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे US और स्विट्जरलैंड के लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, उनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है मोनार्की रूल से। फ्रॉम द हेवन अबव क्रिस्ट एंड सेंट्स एंजल्स गेज अपॉन द सीन्स। गेज अपॉन द सीन्स जो है वर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ये जो पॉइंट्स है ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि आपका एग्जामिनर इनको ही देख के आपके नंबर देगा। ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ इनको अच्छे से लर्न कर लेना। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, जिसके अंदर है नेशनलिज्म केम इन फ्रांस। कि नेशनलिज्म फ्रांस में आया कैसे, मतलब फ्रांस में जब नेशनलिज्म आया उसने दुनिया भर को इंस्पायर करा। तो व्हाट वर द फैक्टर्स या व्हाट वर द टर्म्स जिन्होंने उनकी हेल्प करी, ठीक है ना, दुनिया को क्या इंस्पिरेशन मिली उनसे कि वो इसको फॉलो करें। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, फ्रांस जो है वो एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था। तुमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ही होगा कि एक मोनार्की रूल में था, पर वो एक अच्छा खासा अमीर देश था। बस
एक टर्जरी की वजह से उनका सारा लॉस हो गया था, बट एक वो बहुत ही अच्छी स्टेट में था और एक पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली भी स्ट्रॉन्ग था। उसका राजा था लुई 16। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये लिखा है, फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। ये जो ईयर्स दे रखे हैं ना, इसको एक दो बारी पढ़ लेना, जिससे अगर तुम्हें पेपर में याद रहेगी नहीं ये चीज़, तो तुम्हें टीचर को ही लगता है कि बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इसलिए इसको ये सारी टर्म्स याद है, सारे ईयर्स याद है, इसलिए वो तुम्हें नंबर दे भी देगी अगर तुमने थोड़ा सा गलत लिखा होगा तो, पर अगर ईयर सही होना चाहिए। फ्रांस एक फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट था और एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क के अंदर था, पर एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन उधर बढ़ी और उसकी वजह से ट्रांसफ़र हुआ सोवेरेनिटी का मोनार्क से हटकर फ्रांस सोसाइटी के ऊपर। मतलब कि फ्रांस सोसाइटी के ऊपर जो मोनार्क का रूल था वो हट गया और जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गए। ठीक है, अब है मेजर्स जो फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करे जिससे एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वो दिखाए। ये जो लिखी है ना मैंने लाइन्स, मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस टू ब्रिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये है कि ये लाइन छप जाए ना, तो उसको ज़रूर एक बार ऐसे करके लिख देना कि पहले ये, फिर कोलन डाल के डैश करके फिर अपने पॉइंट्स लिखना। टीचर इस चीज़ से इंप्रेस होता है। और हमेशा अपने आंसर की स्टार्टिंग पे एक इंट्रो और लास्ट में एक कंक्लूजन ज़रूर देना और एक जियो बनाना होता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि एक क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर का है तो उस पर जियो कैसे बनाना है, उसको देखकर आपकी टीचर आपको 5 आउट ऑफ 5 नंबर देगी। उनके पास कोई मौका ही नहीं होगा कि वो आपका आधा नंबर भी काट सके। चलो अब इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द आइडियाज ऑफ ला पैत्रे एंड ली सिटोयन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोगों ने ना, जैसे कि इंडिया में बोलते हैं भारत माता या हम एक ही दुनिया के नागरिक हैं, हम सारे एक हैं, इन्होंने भी इसी तरीके से कुछ कुछ नोशंस बनाए। नोशंस मतलब कि एक तरीके से कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिए जिसकी वजह से यूनिटी आ रही थी लोगों के अंदर। ठीक है, तो ला पैत्रे जिसका मतलब है द फादरलैंड, आपको पता होनी चाहिए इसके मतलब। और हो सकता है मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंच में लिखा हुआ है, पर आप इसको बस माइंड मत करना। तो ला पैत्रे द फादरलैंड और ली सिटोयन द सिटीजन। इसकी वजह से लोग एक कम्युनिटी, एक यूनाइटेड चीज़ सोचकर जी रहे थे और वो इक्वल राइट्स को के मज़े ले रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आप इंडिया में ही देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। अब इन्होंने सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो फ्रेंच फ्लैग है वो एक ट्राई कलर का इन्होंने बनाया नया फ्रेंच फ्लैग, और जो इनके राजा का जो झंडा था जो उसने बनाया था उसको हटा दिया गया और लोगों ने अपनी यूनिटी शो करते हुए उस ट्राई कलर के फ्लैग को बनाया। थर्ड पॉइंट है, स्टेट जनरल एक बॉडी बनाई जिसके अंदर सारी ही कम्युनिटी के लोग थे इक्वल नंबर्स में और उनको इलेक्ट करते थे एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो 21 ईयर्स की एज से ज़्यादा थे और उनके पास प्रॉपर्टी थी। तुम अगर इस चैप्टर को थरली पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये सारे वर्ड्स उसके अंदर मिलेंगे और तुम ये सारे वर्ड्स उसके अंदर लिखोगे ना तो तुम्हारे नंबर तो पक्का पक्का आने हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी ज़रूर थरली कर लेनी है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम पक्का एक बारी एनसीईआरटी का ये चैप्टर कर लेना, और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो भी तुम्हें नंबर ला सकती है, पर हाँ हो सकता है कि अगर तुम एनसीईआरटी से करो तो तुम और अच्छे से पेपर कराओ। अब फोर्थ पॉइंट है कि नई हिम्स वर कंपोज्ड। हिम्स मतलब नए गाने या नई चीज़ें ऐसी कंपोज हो रही थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर यूनिटी बढ़ रही थी। लोग ओथ्स ले रहे थे। ओथ का मतलब है कि वो लोग वो ले रहे थे शपथ, जो कि उनको एक यूनाइटेड कंट्री में बनाएगी, मतलब यूनाइटेड स्टेट में या यूनाइटेड पीपल की कम्युनिटी उनको रिलेट करेगी। फिफ्थ पॉइंट है कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि सारे यूनिफॉर्म लॉज और राइट्स लोगों के ऊपर कैसे पढ़ रहे थे, मतलब लोग कैसे उसको फॉलो कर रहे थे, लोगों की ज़िंदगी पे क्या वो लग रहे थे कि नहीं, या लोगों को कोई परेशान तो नहीं कर रहा था। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनको चेक करता था जिससे उनको पता चलता है कि दुनिया हमारी या हमारा स्टेट बिल्कुल सही से चल रहा है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ का मतलब है कि जो टैक्सेस हम भी गवर्नमेंट को अभी दे रहे हैं ना, इंडिया में टैक्सेस, हाउस टैक्स जाता है, इनकम टैक्स जाता है, पर इन लोगों से गरीबों से बहुत ज़्यादा लिया जाता था। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी चैप्टर नंबर 1 याद है ना, तो थर्ड जो कैटेगरी थी, जो थर्ड स्टेट जनरल का पार्ट ऑफ द कंपनी थी, या आपकी जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था। वो ऑलरेडी गरीब थे और ज़्यादा पैसे देने की वजह से वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो वही इन्होंने हटा दिया और सबको इक्वल टैक्सेस देने को बोला और उसको फॉलो करने लग गए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हुआ। हर कंट्री की अलग अलग वेट्स की कीमत थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, पर कहीं पर किसी और स्टेट में आप जाओ ट्रेड करने के लिए, वहाँ पे आप लेके जाओ 10 मीटर कपड़ा और वो बोले कि आपके 1 मीटर कपड़े की कीमत जो है वो 50 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स को दिक्कत होती थी, तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से सबको हेल्प हुई और कंट्री में यूनिटी बढ़ गई। अब है थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द सिविल कोड ऑफ 1804, या तो इसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। इन दोनों की लैंग्वेज चेंज होकर आ सकती है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है व्हाट इज़ द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ठीक है, अब मैं इसके पॉइंट स्टार्ट करती हूँ।
फर्स्ट पॉइंट है, उसने सारे प्रिविलेज जो हमें बर्थ से मिलते थे, अगर आपको बताओ क्लर्जी और नोबलमैन थे आपके फाइनेंस में, उन सबको अपने प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ में मिलते थे। उन लोगों को टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे क्योंकि वो बड़े बड़े पंडितों के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, इसलिए। तो ये चीज़ें हटा दी गई जिससे दुनिया की नज़रों में या कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सब लोग इक्वल बेसिस पर आ जाएं और सबको सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे भी होता था कि गरीब लोगों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, अमीर अमीर को ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो तुम जाके उसको खरीद भी सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो है, इसमें लिखा है कि जो कोड है ये अलग अलग फ्रेंच सोसाइटीज़ में जा रही थी, लोग इससे इंस्पायर हो रहे थे। थर्ड पॉइंट है कि अब देखो मैंने इसमें ना पूरा लिखा हुआ है कि इन डच रिपब्लिक, इस चीज़ को तुम काट सकते हो अगर तुम्हें पूरा याद नहीं करना। ये जो मैंने थर्ड लाइन है, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, इसमें तुम सिर्फ ये लगा सकते हो ही एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, या नेपोलियन एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम इज व्हाट, लोगों को काम करवाते थे और उनको पैसे नहीं देते थे। फ्रीड पीजेंट्स को भी यही है कि उनसे ज़्यादा काम करवा के उनको कीमत नहीं देते थे, या उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट निकलवा के उनको पैसे नहीं देते थे। सर्वडम, मेनोरियल यूज, ये सारे लोग वही थे ओनर्स जो कि सारे फार्मर्स के ऊपर अत्याचार करते थे, सबको परेशान कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हटा दी गई जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं वो खुश रह सकें और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। अब टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि ट्रेड मार्केट में आपको पैसे दे के इधर उधर पासिस करने पड़ते थे, तो वो हटा दिए गए जिससे जो ट्रेड है वो ईजी हो सके। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया जिससे ट्रेड बढ़ता रहे। फिफ्थ पॉइंट है आपका पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, वर्कर्स एंड, अब देखो ये सारे लोग ही ट्रेड करते हैं, पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, इन सब ने एक नई फ्रीडम ली और सब उसको मज़े से जीने लग गए, सब उसके मज़े लेने लग गए। सिक्स है कि जितने भी बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। अब उनको यूनिफॉर्म लॉज मिल रहे हैं, स्टैंडर्डाइज वेट्स मिल रहे हैं, मेजर्स मिल रहे हैं। अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, इसको याद कर लेना वर्ड्स को। और एक कॉमन नेशनल करेंसी भी मिल गई। उसकी वजह से जो ट्रेड की जो मूवमेंट थी, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, वो बहुत ज़्यादा आसान हो रहा था। अब है फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़े पैराग्राफ में दे रखा है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मेरे फ्रेंड के एक के पेपर में आया हुआ है, पहले मैंने उससे जब बात करी थी तो उसने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे है और मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको शॉर्ट में करके दिखा दिया जिससे तुम इन पॉइंट्स को याद कर लो और पेपर में जाके इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे तो कहानी चल जाती है। तो सबसे पहले लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जिसमें से लिबर का मतलब है फ्री मतलब फ्रीडम। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनकी अलग अलग तरीके से फ्रीडम चाहिए। मिडिल क्लास लोगों को एक तो इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम चाहिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, मतलब सबको इक्वल राइट्स मिले। पॉलिटिकली वो चाहते हैं कि ऑटोक्रेसी का एंड हो जाए, ऑटोक्रेसी राज शासन का एंड हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उन्हें जिससे वो अपनी जिंदगी में इक्वल राइट्स को जी सके। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जिसको वोट करे और वो इक्वल ही उनको राइट्स दे, उनको सब कुछ इक्वल ही प्रिविलेज भी दे। मतलब एक तरीके से यही है कि सब अपने आप को फ्री और इक्वल बेसिस पे मानना चाहते हैं, ये अपने बीच में डिफरेंशिएशन नहीं चाहते। इकोनॉमिकली फ्रीडम ऑफ मार्केट, लोगों को ना ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उस चीज़ के लिए इनको फ्रीडम चाहिए। एबॉलिशन चाहिए स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस की। स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ये है जिसकी अगर हम दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली से मैं कहीं और जा रही हूँ या महाराष्ट्र जा रही हूँ, रास्ते में बहुत सारे स्टेट्स आएंगे, सबको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो चीज़ें हटवाना चाहते थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको ज़रूर कर लेना एक बारी क्योंकि तुम्हारे पेपर में नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इसमें है कि कस्टम यूनियंस, ज़ोल्वेरिन का नाम है। कस्टम यूनियंस आसान भाषा में, ज़ोल्वेरिन इज़ द फ्रेंच वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर दिस। ठीक है, ये प्रशिया ने और मोस्ट जर्मन स्टेट्स ने मिलकर साथ में इनिशिएट करा था। इसमें एबॉलिशन कर दिया था तारिफ बैरियर्स का। तारिफ बैरियर्स वो होते हैं अगर आप कहीं पे ट्रेड कर रहे हो और रास्ते में अलग अलग बैरियर्स पे आपको रोक के देखा जा रहा है कि आप क्या सामान लेके जा रहे हो। उसकी मैंने भी पहले बोला कि 1 मीटर की कीमत अलग होती थी हर स्टेट में, तो वहाँ पे यही चेक होता था तारिफ बैरियर्स पे, तो इनको हटा दिया गया। ये कुछ 11 थे और उनसे बहुत ज़्यादा कम नंबर पर कर दिए गए। ठीक है, और जो करेंसीज थी हर एक जगह की अलग अलग करेंसी थी, तो 30 करेंसीज थी, उससे सिर्फ 2 करेंसीज ले आए थे पूरी फ्रांस स्टेट में। एक नेटवर्क ऑफ रेलवेज बनाया गया था जिसने ट्रेड को बढ़ाया, और इतनी सारी इकोनॉमिक चेंजेस या इतनी सारी डेवलपमेंट की वजह से ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ तो होएगी, तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई थी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स और ग्रोइंग हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। फिफ्थ है आपका ट्रीटी ऑफ वियना। ये क्वेश्चन अभी मैंने मोस्ट ऑफ द बच्चों के पेपर में देखा है 5 मार्कर, तो इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से कर लेना। इसके मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं और ये 6 के 6 पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
1815 में यूरोपियन पावर्स जो कि एलाइड पावर्स थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था वाटरलू की फाइट में 1815 के अंदर। इसको लिखो या ना लिखो पर तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये सारे के सारे वियना पे मिले एलाइड पावर्स और इन्होंने एक वो बनाई ट्रीटी, ठीक है। फर्स्ट थी कि जो लुई 16 था, एक बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसको हटा दिया था नेपोलियन ने आके, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से वापस बॉर्बन डायनेस्टी को इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। फ्रांस ने जितनी भी नई मतलब नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी अपनी रूल करने के बाद, वो सारी उसने छीन ली और वो सारी इधर उधर बांट दी गई। ये तुम्हारी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, तुम इसको पढ़ लोगे ना एक बार ही हो जाएगा, नहीं तो अगर तुम इसको डीप में नहीं पढ़ना चाहते इतना काफ़ी है, इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। सेकंड है कि मतलब जैसे कि ये है कोई जगह, इसके साइडों में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ना स्टेट्स बना दी, ठीक है, छोटी छोटी स्टेट्स बना दी। अब तुम्हारे आसपास कोई घेर के तुम्हें खड़ा हो जाएगा तो तुम क्या कुछ बढ़ा पाओगे, क्या तुम अपने आप को खोल पाओगे? अच्छे से नहीं खोल पाओगे ना। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ स्टेट्स बना दी बाउंड्रीज के फ्रांस में, जिसकी वजह से फ्रांस की एक्सपेंशन रुक गई बिल्कुल। किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स और बेल्जियम नॉर्थ में सेटअप हो गया, और जिनोया जो था वो पीडमोंट, जिसके अंदर जिनोवा एक जगह है जिसके अंदर पीडमोंट एक स्टेट है या आप कोई कह सकते हो राज्य है, वो उसके साउथ में इस्टेब्लिश हो गया। फोर्थ पॉइंट है प्रशिया को न्यू टेरिटरीज दे दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, वेस्टर्न साइड ऑफ फ्रांस की जो अलग अलग टेरिटरीज थी नई, वो प्रशिया को दे दी, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया नॉर्दर्न इटली का। फिफ्थ पॉइंट है कि 39 स्टेट्स की जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाई थी, कन्फेडरेशन ये जो है ये सॉल्वेरिन ही है, 39 स्टेट्स को इंक्लूड करके ही सॉल्वेरिन बनी थी, तो ये उसी की बात हो रही है यहाँ पर। इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया, इसको बिल्कुल टच नहीं करा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसको हटाना एक बेवकूफ़ी होती, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, और प्रशिया को एक सेक्सनी जगह का पोर्शन दे दिया गया। अब है सेवंथ क्वेश्चन, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये चीज़ ना ड्यूक मेटरनिच ने बोली थी, और इस चीज़ का आपको पूरा वो दे रखा है पैराग्राफ, इसमें लिखा है कि फ्रांस में कोई भी दिक्कत होती है तो पूरे यूरोप में वो चीज़ फैल जाती है। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन हो गई। इसी की वजह से उन्होंने ये लाइन बोली थी कि जब भी फ्रांस नीज करता है, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच करता है कोल्ड, तो तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए और इसके क्या क्या रीजन है वो पता होना चाहिए। चाहे तुम इसको अच्छे से रट के मत जाना, पर तुम इसको पढ़ के चले जाना, सो दैट अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो तुम लिख दो कुछ। एट्थ क्वेश्चन है कि रोमांटिक नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे लोगों के बीच में ग्रो करने में हेल्प कर रहा था। तो जो रोमांटिसिज्म है वो लोगों के बीच में उन्होंने अलग अलग चीज़ों से फैलाने की कोशिश करी। ये जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ना, इसको तुम शॉर्ट करके भी लर्न कर सकते हो, नहीं तो जो तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है ना उसी से तुम उठा सकते हो, इसको पूरे को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो। फर्स्ट है कि उन्होंने शेयर करी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, लोगों के बीच में एक तरीके का हेरिटेज, एक तरीके की ग्रोथ, एक तरीके का नेशन, एक तरीके के रिलीजन ट्रेडिशंस, ये चीज़ें बनाए जिससे एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिवनेस आई, ठीक है। कॉमन कल्चर हो गया, नेशन के बेसिस पे कॉमन कल्चर स्प्रेड होने लग गया लोगों के बीच में, हिंदू है तो हिंदू ही फैले जा रहे हैं, राइट, इस तरीके से। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुई नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की। जो लोग नेशनलिस्ट थे ना, उनकी जो सोच थी उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प हुई, और हमारी जो वो थी, उनकी जो कंट्री थी, जो यूरोप और फ्रांस था, उनके बीच में यूनिटी आ गई। थर्ड पॉइंट है वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्ट ऑफ लोकल फोल्कलोर। एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है लोकल लैंग्वेज जो आपकी थी उसको एक अच्छे से आप बात करने लगे, उसी लैंग्वेज को मोस्ट ऑफ द रीजन्स में यूज़ होने लग गया, और आपके फोल्कलोर मतलब पुराने ज़माने की आपकी चीज़ें स्टार्ट हो गई लोग उससे, जिससे कनेक्ट कर पाए अपने पूर्वजों से, तो हर कोई कनेक्ट करता है, तो उस तरीके को इन्होंने यूज़ करा। और मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भी लोगों तक पहुँचाया कि लार्ज ऑडियंसेस में, कि जो मोस्टली इलिटरेट लोग थे उनको हेल्प करी, जिससे वो इन सारी चीज़ों को समझें और इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाए वो भी। फोर्थ, लैंग्वेज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था नेशनलिस्ट सेंटीमेंट में, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम इसको बोलते हैं, हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश में हम बात करते हैं ना, तो वो फील ही नहीं आती है यार, तुम भी समझ सकते हो। तो बस लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिफ्थ पॉइंट है रशियन ऑक्यूपेशन जो थी, रशिया का रूल चल रहा था कुछ कुछ जगहों पर, वहाँ पे वो पोलिश लैंग्वेज को हटाना चाह रहे थे और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करना चाह रहे थे, तो पोलिश लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़ करना स्टार्ट किया, जिससे रशियन लैंग्वेज बाहर निकल जाए। पोलिश को चर्च गैदरिंग्स पे यूज़ करना और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देते वक्त उनको यूज़ करना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था रशियंस ने, पर लोगों ने लड़ाई करके अपनी पोलिश लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज बना लिया, और वो रशियन रूल से इंडिपेंडेंट हो गए थे एट दी एंड। इस आंसर में उसकी नीड नहीं है, पर अगर तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट और बाइशॉप्स को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो रिलीजियस चीज़ें पढ़ रहे थे पोलिश में, उनको जेल में डाल दिया। और अगर तुम पोलिश का यूज़ करते थे ना, तो कहते थे कि तुम लड़ाई करने के एक तरीके से सिंबल दे रहे हो, कि रशियन डोमिनेंस को तुम सिंबल दे रहे हो कि आओ भाई लड़ो,
ठीक है, अब मैं 9th क्वेश्चन कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या थी। कॉन्स्टेंटिनोपल अगर तुम्हें याद ना रहे तो ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली थी इसी ट्रीटी के थ्रू। इसकी ट्रीटी ऑफ वियना थी, वैसे ही ये है। इसके अंदर था कि लोगों के बीच में एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जग रखी थी, लोगों को ग्रीक में भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर थी एक जिसका पार्ट था ग्रीस। तो ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की वजह से लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा वो स्टार्ट हो गई थी, एक स्पार्क आ गई थी कि हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। अब यूरोप, फ्रांस सब जगह पे इंडिपेंडेंस चल रही है, तो उनको भी तो चाहिए ना इंडिपेंडेंस। तो वो भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, अपने कॉन्फिडेंस में कि हम तो जीतेंगे, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए। नेशनलिज्म इन ग्रीस गॉट सपोर्ट। अब जो ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब वो है जो लोग पहले कुछ गुनाह कर दिया जैसे कि, तो उनको देश निकाला दे दिया, देश से बाहर निकाल दिया और उनको बोला कि आओ जी। अब वो लोग बाहर से ही सपोर्ट करते थे ग्रीक्स का, और जो ग्रीक्स बहुत ज़्यादा वेस्ट यूरोप में रहते थे और एंशिएंट ग्रीक कल्चर को फॉलो करते थे वो भी उनका सपोर्ट कर रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे उनके पास जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे। पोइट्स और आर्टिसंस जो थे ना, उन्होंने ग्रीक को एक क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बना दिया। मतलब इतनी ज़्यादा पुराने तरीके के गाने, म्यूजिक, सॉन्ग्स ये सब देते थे जिससे लोगों के बीच में एक नेशनल फीलिंग जगे और सब लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और डेडिकेशन से अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ लड़े। उनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आ जाए, थोड़ी सी फियर्सनेस आ जाए जिससे वो लड़ते रहें उसके लिए। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 की ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन को रिकॉग्नाइज कर लेती है और तभी से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के नाम से जाना जाता है। 10th क्वेश्चन है आपका कि 1830s के जो ईयर्स थे, एक 1830s के ईयर्स में एक बहुत बड़ा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी यूरोप के अंदर। अब क्यों आ गई थी, व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट, तो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हाफ 19th सेंचुरी, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था, उसमें एक एनॉर्मस इंक्रीज देखा पॉपुलेशन ऑफ यूरोप के अंदर। सेकंड पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर लोग जॉब ज्यादा लेना चाह रहे थे पर जॉब कम थी। मतलब 1000 लोगों को जॉब चाहिए और जॉब है ही 500, तो वो जॉब कैसे दे सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज migrated to the cities to live in the overcrowded slums. पॉपुलेशन जो गरीब एरिया से, गांव के जो लोग थे वो सिटीज़ में आ गए और जिसकी वजह से सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो गई। अब तुम खुद भी देखते हो यूपी के गांव से लोग दिल्ली में आ जाते हैं टू अर्न सम इनकम। तो वही चीज़, और अपनी ना प्रेजेंट लाइफ में इस चीज़ को ऐड ऑन करना देखा करो, क्योंकि सोसाइटी की बात चल रही है ना, बात तो सेम ही चल रही है, बस थोड़े से सालों का फ़र्क आ गया है। 4th है स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना टाउन में, उनको एक काफ़ी अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल जाता था टाउन्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे चीप मशीन गुड्स यूज़ होते थे इंग्लैंड के अंदर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी उधर, जिसकी वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता था, उनकी ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही थी, तो वो और गरीब हो रहे थे। 5th पॉइंट है कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो मेनली घरों और स्मॉल वर्कशॉप्स के अंदर हो रहा था, और जो कि अच्छे से मैकेनाइज भी नहीं था, मतलब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मशीन्स भी नहीं थी, तो वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे उसके थ्रू। 6th पॉइंट है कि जो फूड राइज है, जो मतलब प्राइस ऑफ फूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह तुम्हें पता हो कि इन्फ्लेमेशन होता है, कि जो प्राइस ऑफ फूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप कैसे ही पैसे दे सकते हो उस चीज़। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो गया था, ये तुमने 9th में पढ़ी है इन्फ्लेमेशन की, मैंने फिर भी रिमाइंड करवा दी। तो फूड प्राइसेस का राइज हो गया था बैड हार्वेस्ट की वजह से, और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आतंक आ गया था कंट्री और टाउन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि जर्मनी एक नेशनल कंट्री कैसे बना। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में करके मैंने लिख रखा है। फर्स्ट पॉइंट है कि जो उसका चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो एक आर्किटेक्ट था जिसने पूरी प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को संभाला और उसको बनाया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 3 लड़ाइयाँ की ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, जिससे प्रशियन विक्ट्री हुई और उसने यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। मतलब 7 साल के अंदर अंदर 3 वॉर, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट रही होगी वो। इन जनवरी 1871 प्रशियन किंग विलियम वन जो था वो जर्मन एम्परर बना, और उसको वर्सेल्स, जो एक जगह है वर्सेल्स, उधर उनको बिठाया गया और उनको वहाँ पे राजा बना दिया गया, वहाँ का प्रशियन किंग बना दिया गया। देन 4th पॉइंट है द न्यू स्टेट प्लेस्ड। अब जो न्यू स्टेट बनी उसने मॉडर्नाइज करी करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सिस्टम्स सबको इंप्रूव करा जर्मनी के अंदर। 5th पॉइंट है प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो प्रशिया ने मेजर्स लिए, जो उन्होंने टर्म्स या फैक्टर्स प्रोड्यूस करे लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी कंट्री या स्टेट इतनी ज़्यादा अच्छी बन गई, वो रेस्ट ऑफ द यूरोप के लिए वो थी इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसीज इन फ्रांस, कि एरिस्टोक्रेसीज का रोल क्या था। एरिस्टोक्रेसीज होती थी हायर क्लासेस के लोग, रिच पीपल एरिस्टोक्रेसीज के थे। तो अब है कि जब मिडिल 19th सेंचुरी चल रही थी तो इटली जो था ना वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। एक था सर्दियाना पीडमोंट, जिसको एक इटालियन प्रिंस रूल कर रहा था, और जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, और जो सेंटर था वो पोप ने कंट्रोल कर रखा था। तो अगर तुम कुछ करके ऐसे सोचो तो जो तुम्हारा एक पार्ट है वो तुम्हारा
वो इटली वाला ले रखा है, बीच में पोप है तुम्हारा, और तुम्हारे नॉर्थ में यहाँ पे ऑस्ट्रियन हैसबर्ग एम्पायर है। तो ऐसे करके तुम अगर डायग्राम्स के थ्रू करोगे ना तो तुम्हें अच्छे से लर्निंग हो जाएगी, तो तुम ऐसे करके बना के कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि तुम्हारा इटालियन लैंग्वेज जो है उसने कॉमन फॉर्म नहीं लिया था कहीं पर भी, हर जगह पे अलग अलग वेरिएशन, एक्सेंट की वेरिएशन कह सकते हो तुम, या उनके वर्ड्स की वेरिएशन, या हम का मतलब वहाँ पे कुछ और होगा कहीं पर और कहीं पर कुछ और होगा। इटालियन का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें। गॉसिपे मजीनी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करके बैठे थे जिसका नाम था यंग इटली, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करा इन गोल्स को अचीव करने में। कौन से गोल्स? कि हमें इटली को इंडिपेंडेंट बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको कर लेना अच्छे से, ये 5 नंबर का मोस्टली आ जाता है। अब एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस हुई फ्रांस के बीच में जिसके अंदर इंजीनियर कैवियर था और सर्दिना पीडमोंट, वो सक्सीड हो गया डिफीट करने में ऑस्ट्रियन फोर्सेस। ऑस्ट्रियन फोर्सेस नॉर्थ में थी, इसने पहले नॉर्थ को कवर करा, साउथ, और इसका ये तो था ही इसके पास साउथ, और बीच में बचा था पोप, और साइड में एक और जगह थी जिसका नाम था सर्दर्न रीजन्स जो थे वो बॉर्बन किंग ने ले रखे थे स्पेन के, और बीच में बेचारा सर्दिना पीडमोंट पड़ा हुआ था, तो उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को जीता, अब फिर वो साउथ पर आएगा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, गॉसिप गरीबल्डी के थ्रू वो इन्होंने एक बहुत बड़ी टीम ज्वाइन कर ली जिसकी वजह से वो जीते। उन्होंने साउथ इटली में अपना मार्च स्टार्ट करी और किंगडम ऑफ टू सिटीज को जीत कर वो अपना सपोर्ट लोकल पीजेंट से जीते, जिसकी वजह से स्पेनिश रूलर्स उनके साथ आ गए। 1861 में विक्टर इमैनुअल II जो था किंग ऑफ यूनाइटेड इटली बन गया। तो क्या था, सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ को कवर करा, उसके बाद ये साउथ में आए, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैसबर्ग, फिर साउथ में बॉर्बन डायनेस्टी, उसके बाद बीच में पोप तो डर कर ही भाग गया क्योंकि भाई दोनों नॉर्थ साउथ से घेर लिया तो वो तो डरेगा ही ना। अब है 13th क्वेश्चन और ये है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन जो थी वो एक सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन नहीं थी, वो एक स्लो ड्रॉ डाउन प्रोसेस था, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। ये क्वेश्चन ना पूरा ऐसे उठकर आ जाता है, मैं लिटरली बता रही हूँ, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। अब है तुम्हारी फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जो ब्रिटेन का जो केस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। अब कैसे था, यूरोप का जो मतलब ब्रिटेन जो था ना वो बहुत ज़्यादा उसमें डिवाइडेड था। कैसे डिवाइडेड था, आइसल्स भी थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, इंग्लिश थे, वेल्स थे, इन सब में डिवाइडेड था वो, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब कोई ब्रिटेन नामक चीज़ ही नहीं थी, वो अचानक से जो स्टार्ट हो गई। ईच ऑफ दीज, हर ये एथनिक ग्रुप जो था उनकी खुद की पॉलिटिकल कंडीशंस और कल्चरल ट्रेडिशंस थे। इंग्लिश जो थी वो अदर नेशन से लेकर ये इंस्पायर होकर उसमें काम कर रहे थे। अब क्या लिखा है इसके अंदर, इंग्लिश नेशन वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स विद स्टेडी ग्रोथ इन पावर। पावर का ग्रोथ हुआ, इंपॉर्टेंस, वेल्थ ऑफ द इंग्लिश नेशंस। अब इंग्लिश नेशंस तो बनी नहीं थे, ये अलग अलग कल्चर ग्रुप में थे, तो इंग्लिश नेशंस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ यूज़ करी गई जिससे वो सारे यूनाइट हो सके। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट, अब जो नेशन स्टेट है उसने इंग्लैंड को बीच में ले रखा था, और द मेन इंस्ट्रूमेंट बिहाइंड द पार्लियामेंट विच हैड सीज द पावर थ्रू प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट द मोनार्की इन 1688। तो 1688 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से इंग्लैंड को सेंटर में ले लिया और पार्लियामेंट ने सीज कर ली पावर सारे रूलिंग कंट्रीज के ऊपर। इंग्लैंड वॉज एबल टू इन्फ्लूज स्कॉटलैंड के ऊपर, मतलब अब देखो ना, ये पार्लियामेंट को सीज कर लिया तो स्कॉटलैंड के ऊपर इन्होंने एक इन्फ्लुएंस डाला और एक एक्ट ऑफ यूनियन फॉर्म करी जिसकी वजह से इंग्लैंड एक राज्य बन सका। दिस एक्ट वाज बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, में पता होना चाहिए, और इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। और इस एक्ट के बाद इंग्लिश मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा नंबर में आ गए, डोमिनेट करने लग गए वो। अब जो तुम्हारी 6th यूनिट है ना चैप्टर की, उसमें से चांसेस है कि तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए बल्कान रीजन वाले में से, पर तुम 6th पार्ट एक बार पढ़ लेना जिससे पेपर में तुम उससे रिलेट करके कुछ लिख सको। और अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप पूरी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उधर लिखोगे। मैं और अक्षत सर दोनों ही प्रेजेंट है और बहुत बड़ी टीम है हमारी, आपको सपोर्ट देने के लिए है वहाँ पर। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा है। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप करके चले जाते हो तो पक्का आपके नंबर आ जाएंगे। अगर अभी भी आप 2 बजे बैठे हुए हो ना और अगले दिन तुम्हारा 8 बजे पेपर है तब भी तुम इनको करके चले जाओगे तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, बस चीज़ों को समझो, लर्न करो।